नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। ऐसा लगता है कि इस समय पूरे देश में नरेंद्र मोदी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा है और ये अश्वमेध यज्ञ आज शुरू नहीं हुआ है। जिस दिन से उन्होंने सत्ता संभाली है केंद्र में, तब से वे लगातार अश्वमेध यज्ञ की तरह एक के बाद एक राज्य जीतते चले जा रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल को लेकर तो ये कहा जा रहा है कि ये उनकी जो अश्वमेध यज्ञ है उसकी पूर्ण आहुति है। हम समझेंगे आज वरिष्ठ पत्रकार अजय वकील जी के जरिए कि वास्तव में क्या और राज्यों में भी अभी टारगेट में है, कई और राज्य भी उनके टारगेट पर हैं, क्योंकि पंजाब के बारे में कहा जा रहा है कि पंजाब उनका अगला टारगेट हो सकता है। फिलहाल आज हम ये पांचों राज्यों के चुनाव परिणाम को भी समझेंगे और भारतीय जनता पार्टी का ये जो अश्वमेध यज्ञ है इसके बारे में भी समझेंगे कि क्या वाकई ये जो दशा और दिशा है इससे हमारे लोकतंत्र की मजबूती हुई है या कमजोर हुआ है। बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि अब आरोप ये भी लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी के जरिए, चुनाव आयोग के जरिए, तमाम एजेंसियों के जरिए अपने यज्ञ को आगे बढ़ा रही है। हम समझते हैं अजय वकील जी से कि वाकई क्या भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, और यदि चल रहा है तो ये अभी और कितना आगे बढ़ेगा। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वाकई भारतीय जनता पार्टी ने कमाल तो कर दिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल जैसा राज्य जहां उनका कोई आधार नहीं रहा लंबे समय तक, उस राज्य को जीतना एक चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है। निश्चित रूप से, लेकिन रविंद्र जी में एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी या जनसंघ का जनाधार भले ही न रहा हो, वैचारिक आधार उनका शुरू से है। आपको याद होगा कि वंदे मातरम की 150वीं जो जयंती है, वो इस पिछले साल बनाई गई, और इसी साल में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 100 साल पूरे हो रहे हैं, बीजेपी ने बंगाल को की महाविजय के साथ संघ को ये एक तरह से अपनी तरफ से गिफ्ट दिया है। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर उपहार, जो कि मैंने लिखा भी है कि इससे बेहतर उपहार संघ के लिए कोई हो नहीं सकता था। तो सवाल है कि अब उस वैचारिक आधार को जनाधार में कैसे बदला जाए, ये बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती थी। और मेरे ख्याल से बड़े लंबी कश्मकश और प्रयासों के बाद बीजेपी इस स्थिति में आई है कि वो लगभग आज 206 सीटें जीत रही है और बहुत बम्पर मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आ रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है अजय जी, क्या ये अश्वमेध यज्ञ अब पूर्णाति हो गया? क्या ये अभी जारी रहेगा? और यदि जारी रहेगा तो अगला टारगेट क्या है? देखिए, बीजेपी अब खास करके 2014 के बाद की बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें जीत की भूख जो है वो अनंत है, और वो जरा देर भी जो है, जैसे को राम काज कीने बिना मोहि नहीं विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम, तो वो चुनाव जीते बगैर बिना मोहि कहाँ विश्राम, तो वो वाली स्थिति है। तो एक चुनाव पूरा नहीं होता और अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं वो। तो मोदी और शाह ने बीजेपी को ऐसी एक मैनेजमेंट मशीन में कन्वर्ट कर दिया है कि वो सतत एक ही काम में लगी रहती है कि ये चुनाव जीता, नेकी कर दरिया में डाल, ये चुनाव जीता, आगे हटो, आगे अगला काम शुरू करो। तो पूरे देश के अंदर लगभग 90% राज्यों में उनकी सत्ता हो कम से कम, ये उनका कम से कम लक्ष्य होती है। तो पूरे लगभग हाँ, टारगेट को पूरा कर ही लिया। अब केवल दक्षिण के राज्य जरूर बचे हैं, तो दक्षिण के राज्यों में भी, कर्नाटक में तो उनकी सरकार 2-3 बार रही है, इसलिए वहाँ तो अभी वो अपोजिशन में है, लेकिन फिर कभी भी सत्ता में आ सकते हैं, तो वहाँ उनका पूरा नेटवर्क है। तेलंगाना में जरूर अभी वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीआरएस खत्म हो रही है, जो अभी अपोजिशन पार्टी और 10 साल तक सत्ता में रही, और उसके अंदर फूट पड़ गई है आपस में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उनके, जो क्योंकि वो भी एक व्यक्तिवादी परिवारवादी पार्टी है, तो बीजेपी उसको भी निकल जाएगी जल्दी और अपोजिशन में आएगी पहले, और उस अगले चुनाव में वो सत्ता में आ जाएगी। अच्छा जी, एक बहुत बड़ा सवाल जो देश की जनता जानना चाहती है, क्या वाकई ये भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीत रही है, एक के बाद एक चुनाव जो राज्य जीत रही है, ये अपनी उपलब्धियों के आधार पर जीत रही है, या जोड़ तोड़ से जीत रही है, या चुनाव चोरी किया जा रहा है, या ये कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई, आपका चुनाव आयोग, ये मिलकर चुनाव जितवा रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्या इन 3 एजेंसियों के जरिए बाकी राज्य जीते जा सकते हैं? नहीं, देखिए, ये प्रश्न तो अभी पिछले कुछ चुनाव से उठा है ना। उसके पहले बीजेपी ने जो राज्य जीते उनके बारे में आप क्या कहेंगे, जब ये प्रश्न नहीं उठा? नहीं, इसके पहले वो विधायकों को खरीद लेते थे। नहीं, मैं सरकार किसी की बने, विधायक खरीद लेते थे। मैंने कहा ना कि बीजेपी हर राज्य के लिए अलग रणनीति अपनाती है, सत्ता में कैसे आया जाए, और साम दाम दंड भेद
का उसके लिए कोई खास मतलब नहीं है। नैतिकता अनैतिकता के चक्कर में ज़्यादा पड़ती नहीं है, अगर सत्ता हासिल हो रही हो तो। इस साधन शुचिता की बात वो तब करती है जब अपोजिशन में होती है, लेकिन जब सत्ता में होती है तो उसके लिए जो है वो जो साध्य अगर सही है तो साधन का कोई खास मायने नहीं है। आप बाय, जो अंग्रेजी में इसको कहते हैं बाय हुक और क्रुक, तो वैसे वो कोई भी तरीका अपना सकती है और वो सत्ता में किसी भी तरीके से, किसी भी कोण से और किसी भी सुरंग से घुस करके वो आ सकती है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हारने के बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया है, उनका कहना है कि मेरी 100 सीटें चुराई गई। आप क्या कहेंगे? देखिए, इस आरोप में दम इसलिए नहीं है कि वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी पहले से लगाते रहे हैं। तो सवाल यह है कि केरल में फिर क्या हुआ? अगर वही चुनाव आयोग था, वही बीजेपी है, वही मोदी सरकार है, तो वो फिर वहाँ नहीं जीत जाते? वहाँ क्या दिक्कत थी उनको? अगर इसी तरीके से चुनाव जीता जा सकता था तो ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि इन साधनों का उपयोग या दुरुपयोग, जो भी आप कह लो उसको, बीजेपी करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जनाधार माइनस करके कर रही है। वो अपना जनाधार भी लगातार बढ़ा रही है। ये जो सबसे बड़ी बात अगर बीजेपी किसी राजनीतिक पार्टी को सीखने की है कि वो मल्टी डायमेंशनल उनका वर्किंग रहता है, तरह का कई तरह से अलग अलग तरीके। अभी बंगाल के अंदर देखो जो कहानियाँ सामने आ रही, चुनाव कैसे जीता गया, तो उसके अंदर 5 साल की लगातार मेहनत है, उसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। अगर आप ये देखो कि गांव-गांव में फुटबॉल मैचेस कराए गए बच्चों के, तो उसका चुनाव जीतने से क्या संबंध हो सकता है? कोई सोच सकता है? लेकिन बीजेपी चुनाव प्रचार को जमीन के अंदर बिछा देना होता है। भाई गांव-गांव में जाकर के बीजेपी को नहीं कनेक्ट तो करते हैं। हाँ, जैन जी को जोड़ने से कनेक्शन बनाने का तरीका है ये कि भाई फुटबॉल के बाद धीरे से उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी, जो अपनी विचार जो है उन तक पहुंचाए और अलग ढंग से खुद को जोड़ लिया। और यही चीज़ धीरे धीरे करके जब आप उसको कैटर करते हो पूरी तरह से, तो वो आपको वोट पे कन्वर्ट होती है। इतनी मेहनत किसी और पार्टी में आपको कहाँ दिख रही है? कोई कर रहा है क्या इतनी? तो सवाल ये कि विचार के स्तर पर, साधन के स्तर पर, मेहनत के स्तर पर, रणनीति के स्तर पर, दूरदर्शिता के स्तर पर और प्लानिंग किए गए प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के स्तर पर, उसको क्रियान्वित करने के स्तर पर, इस हर लेवल पर अलग अलग उनके जो है वो मैकेनिज्म काम करता है उनका। ये तो दूसरी पार्टियों को सीखने की बात है। भले आप उनकी कितनी आलोचना करें कि जहाँ उनको ईडी की जरूरत पड़ी उन्होंने ईडी का इस्तेमाल कर लिया, जहाँ उनको चुनाव आयोग का जरूरत थी चुनाव आयोग ने इसका इस्तेमाल कर लिया, जहाँ उनको SIR, मैंने जो लिखा है उसके अंदर मैंने कहा पूरे चुनाव के अंदर आप देखिए कि जो इश्यूज बीजेपी ने फेंके और ममता बनर्जी उसी को काउंटर करती नजर आई। केवल उनका अपना एजेंडा तो कुछ था ही नहीं ना। जैसे कि पिछले चुनाव में उनका एजेंडा था, उन्होंने एक सहानुभूति कार्ड खेला था और वो उनको काम कर गया। बीजेपी की बाकी कोशिशें इतनी सफल नहीं हो पाई। और अजय जी, ये दिखता है कि देश में मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की है, लेकिन हम जो परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, एक एक करके रीजनल दल खत्म होते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या पहली प्राथमिकता रीजनल पार्टियों को खत्म करना है? सेकंड प्रायोरिटी उनकी कांग्रेस है। कांग्रेस फायदे में गई है, इस बार उसको केरल मिल गया, इसके पहले उसको हिमाचल मिल गया था, तो कांग्रेस फायदे में हो रही है। बाहर ये संदेश है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में एकदम दुश्मनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर कांग्रेस से ज्यादा तो रीजनल पार्टी है। आप देखिए नवीन पटनायक जी गए, आप देखिए नितिन जी, तेजस्वी यादव, नितिन जी, ऐसे कई हैं, नीतीश कुमार, ऐसे कई लोग हैं। आप इसको देखिए केजरीवाल, एक एक करके सारे खत्म होते चले जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का मुख्य जो विरोधी है कांग्रेस है या रीजनल पार्टियां हैं? देखिए, इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम धीरे धीरे द्विदलीय शासन पद्धति की ओर बढ़ रहे हैं। 2 दलीय, चाहे जैसे कि ब्रिटेन में होता है और ये अमेरिका में भी होता है। कांग्रेस बीजेपी रह जाएगी लास्ट में, रिपब्लिकन सत्ता में आते हैं, डेमोक्रेट आते हैं और छोटी मोटी 1-2 पार्टियां खड़ी होती है, लेकिन उनका कोई खास मतलब नहीं है। वही वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर भी है, कभी लेबर पार्टी आती है तो कभी वो जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी आ जाती है। तो इसमें दोनों का हित समाहित है, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी। दरअसल कांग्रेस को ख़त्म करने के, बीजेपी ने ख़त्म नहीं किया कांग्रेस को पहले क्षेत्रीय दलों ने ख़त्म किया। कांग्रेस की लाश पर जो है वो क्षेत्रीय दल पनपे और वो उनके अपने सीमित इंटरेस्ट थे। किसी का जातिवाद था, हाँ, किसी का जातिवाद था, किसी का भाषावाद था, किसी का क्षेत्रवाद था, या इस तरह के छोटे छोटे इंटरेस्ट लेकर एक पॉकेट में या एक राज्य में वो बड़ी ताकत के रूप में उभरे और कुछ साल तक उन्होंने सरकारें चलाई। तो ताकत घटी किसकी? कांग्रेस की। उसको पहले बीजेपी ने नहीं घटाया, बीजेपी तो बाद में उभरी है। तो सवाल है कि कांग्रेस जो मारी गई वो अपने इन्हीं कारणों से मारी गई, क्योंकि जब अति तुष्टीकरण की तरफ आप चले जाते हैं
तो फिर वो नुकसानदेह आपके लिए साबित होता है। क्योंकि इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो यही है कि अगर राजीव गांधी अगर शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का केस फैसला नहीं पलटते तो राम मंदिर के ताले खुलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और वो जो केस 25-30 साल से चल रहा था कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट वहाँ के कोर्ट में, वो हो सकता था 25-30 साल और चलता रहता। खुद संघ और बीजेपी का भी ध्यान उस पर नहीं था कि यार ये रामलला के मंदिर में इतना राजनीतिक बारूद भी हो सकता है। ये तो उनकी बात भी समझ में आया जब, क्योंकि आपने उनको बैलेंस करने के लिए एक गलत काम आपने किया और उसको बैलेंस करने के लिए आपने राम मंदिर ताले खुलवा के हिंदू खुश करने की कोशिश की। तो ये जो अति तुष्टीकरण जो होता है ये अंततः किसी भी राजनीतिक दल के लिए घातक होता है। तुष्टीकरण एक सीमा तक तो ठीक है भाई, आप सबको ध्यान रखना है, सरकार सबकी है, तो ऐसा नहीं कि आप किसी को बिल्कुल उपेक्षित कर दें या बाहर कर दें, लेकिन किस हद तक जाकर आप करेंगे। तो ये वो जो कांग्रेस का जो टर्निंग पॉइंट था कांग्रेस के खत्म होने का, तो उससे कांग्रेस अभी तक नहीं उभर पा रही है। और अभी भी स्थिति है कि बीजेपी की कोशिश ये चल रही है कि कांग्रेस को किसी भी तरीके से अल्पसंख्यकों की पार्टी के रूप में उसको सीमित कर दिया जाए। चलिए मैं थोड़ा सा आपको दक्षिण की ओर ले चलता हूं। दक्षिण में वाकई भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयास के बाद भी दक्षिण का दरवाजा बीजेपी के लिए नहीं खुल पा रहा है। और इस बार तो तमिलनाडु में वाकई कमाल हो गया है कि एक एक्टर जिसने 2024 में पार्टी बनाई, 2025 में एक बड़ी घटना हुई थी, इसके बावजूद भी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के नज़दीक पहुंच गए हैं, अब लगभग पहुंच ही गए हैं मुख्यमंत्री तक। तो ये जो चमत्कार हुआ है तमिलनाडु में, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए मैं इसको इस चमत्कार, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा तमिलनाडु जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़े अपने मंदिर बने हुए हैं दक्षिण के, उस तमिलनाडु में एक ईसाई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। नहीं, पहली चीज़ तो एक ये बात क्लियर कर दूं कि जो विजय जोसेफ ईसाई हैं, उनके पिता कैथोलिक हैं, हाँ। लेकिन उनकी माँ हिंदू है, जो गायिका हैं, और वो अभी भी हिंदू धर्म का ही पालन करती है। तो इसलिए उसने कहा भी कि साहब मैं आधा हिंदू हूँ, आधा क्रिश्चियन हूँ, आधा हिंदू हूँ। तो उनके परिवार में उनकी माँ बिंदी लगाती है और गजरा लगाती है, आपने फोटो भी देखे होंगे, तो वो हिंदू पद्धति से ही रहती है और वो साईं बाबा की भक्त है। वो हिंदू मंदिरों में जाती है, तो उसने धर्म नहीं बदला है, अपना धर्म नहीं बदला है। अब लेकिन पुत्र तो पिता के उसमें माना जाता है, परंपरा में माना जाता है। मान लिया ना, वो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने को ईसाई नहीं कहता। वो तो अभी चर्च में भी गया था, हाँ। विजय जो है, और वहाँ भी उसने घुटने टेक करके और प्रार्थना की। लेकिन उसने ये साथ में ये मैसेज भी दिया कि मेरे नज़र में दोनों धर्म का महत्व है, क्योंकि मैं माँ की तरफ से धर्म संभाव की बात कर रहे हैं, माँ की तरफ से हिंदू हूँ तो पिता की तरफ से। अब सवाल ये है कि यहाँ पर ये तो खैर अपनी जगह ठीक है, लेकिन थलपति विजय के उदय को मैं बीजेपी के भविष्य के बैकग्राउंड के तौर पे देखता हूँ। अभी हालांकि इस चुनाव में उनको केवल 1 सीट मिली और मुश्किल से 3% से भी कम वोट मिला। तमिलनाडु की राजनीति में विजय का उदय इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि वो जो द्रविड़ राजनीति है वहाँ पे पिछले कई सालों से चल रही थी, लगभग 50 सालों से, उससे हट करके मतदाता अब सोचने लगा है। क्योंकि विजय की कोई विचारधारा नहीं है। उनका घोषणा पत्र आप देखोगे तो खाली उन्होंने कहा कि हम इतना देंगे और वो दुल्हन, गरीब दुल्हन को हम 8 तोला सोना दे देंगे, 8 ग्राम सोना देंगे, और वो महिलाओं को 2,500 रुपये देंगे और बेरोजगारों को फैला देंगे। इस तरह की बातें उसके अंदर है, कोई वैचारिक उसका कोई आधार नहीं है। तो जाहिर है कि जब अभी चूंकि लोगों को वहाँ पर डीएमके और एआईडीएमके के अलावा तीसरा कोई विकल्प दिख नहीं रहा था और बीजेपी की वो पकड़ अभी तक नहीं है, ये बात सही है, तो फिर उन्होंने जो है वो विजय को वोट दिया और इस तरह से 108 सीटें उनको जिता दी। लेकिन सवाल है कि विजय का भविष्य खुद का क्या है। जिस पार्टी के पास अभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वो तब बनेगा। दूसरी बात है कि वैचारिक रूप से उनको स्थापित करना पड़ेगा कि भाई हम किस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। आज नहीं तो खाली सवाल उठेगा ही, सही बात है। तो और फिर वो किसके साथ जाएंगे ये भी सवाल उठेगा। क्योंकि अभी पहला सवाल तो ये उठ रहा है कि 108 सीटें मिली, 10 सीटें और चाहिए सरकार बनाने के लिए, साधारण बहुमत के लिए, तो ये 10 सीटें भी कहाँ से आएंगी? सही बात है। हिसाब अगर अभी उनके पिताजी ने बयान दिया कि साहब कांग्रेस के पास भी इतना बहुमत नहीं, तो कांग्रेस में 5 ही सीटें हैं, हाँ। तो और 13 ही होते हैं, फिर भी 7 चाहिए। एक सुझाव ये है कि भाई 2-3 और दल जितने भी छोटे छोटे जिनको 1-2 सीटें हैं वो मिला के सरकार बना ली जाए। लेकिन उसमें सबसे बड़ा खतरा ये कि सरकार कभी भी गिर सकती है, कोई भी विधायक नाराज हो जाए, चल देगा और सरकार गिर गई। तो केवल 1 या 2 विधायकों के दम पर कोई सरकार चलाना बहुत मुश्किल है। अब उसके बाद उनके पास विकल्प क्या बचता है? या तो एआईडीएमके के पास जाए जिनके अपने खुद के 49 सांसद विधायक हैं, या फिर एआईडीएमके जो एनडीए है उनके 53 विधायक हैं, उनको साथ ले ले, तो उसमें बीजेपी भी आ जाएगी अगर ऐसा होता है तो। और केंद्र से संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए अब देखो इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये है कि विजय के जीतने से ही प्रधानमंत्री मोदी ने उनको फ़ोन किया, जबकि वो उनकी पार्टी का है ही नहीं, वो कोई सीधा संबंध न, वो एनडीए में है।
तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि हमारे साथ अगर आओगे तो मज़े में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बिल्कुल। और डीएमके के साथ तो जा नहीं सकता क्योंकि डीएमके को हरा के ही सत्ता में आया है। हाँ। तो सवाल ये कि अब एआईडीएमके गठबंधन के साथ वो सत्ता सरकार बनाए या फिर केवल एआईडीएमके को साथ लेकर के। वो तो लगातार बोल रहे हैं, इसके बाद भी बोल रहे हैं कि हम कुछ भी हो जाए बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, जहाँ बीजेपी होगी वहाँ नहीं जाएंगे हम। मैंने उनके बयान सुने हैं, वो बिल्कुल क्लियर उनका एजेंडा है कि बीजेपी जहाँ रहेगी वहाँ नहीं जाएंगे। नहीं, अब फिर सवाल उठा कि या तो फिर ये जो या तो जो डीएमके गठबंधन की जो पार्टियां बची हुई हैं उनको माइनस डीएमके, कांग्रेस और वो डीएमडीके और 2-4 छोटी मोटी पार्टी है, इनके कुल मिला के 5-7-8 सदस्य होते हैं कुल मिला के, तो भी नहीं होता है। देखो ये आंकड़े मेरे पास हैं जी कि अगर वो इसमें भी देते हैं तो ये कुल आंकड़े 8-10 से ज़्यादा नहीं होता, 8-1 बंद होते हैं। मतलब अगर डीएमके माइनस कर दिया है तो कांग्रेस और छोटी मोटी पार्टियां मिला के, अगर इसमें एआईडीएम को साथ ले लेते हैं और बाकी को नहीं भी लेते हैं तो फिर सरकार उनकी बन सकती है, क्योंकि उनके पास इतने विधायक हैं, वो चलेगी। मतलब आपका कहना है कि अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना उतना आसान नहीं है। लेकिन अभी अगर वो बीजेपी के साथ नहीं भी जाएगा तो उसको ये मैसेज देना है कि हम बीजेपी के साथ नहीं होंगे। पहले बीजेपी ने खुद ही अप्रोच किया था उसको कि भाई हम एआईडीएम के तो ठीक है, हम आपस में समझौता वो कर लेते हैं गठबंधन और इस तरह से सत्ता में आ जाएंगे, तो उसे मना कर दिया था क्योंकि उसको लोगों ने कहा कि भाई बीजेपी के साथ जाओगे तुमको नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये अभी की बात है, एक पैरेलल अंडरग्राउंड जो काम चल रहा है, जो काशी तमिल संगमम के रूप में हो या उसके रूप में हो, तो ये जो है ये आगे चल करके विजय कोई बहुत लंबी पारी खेलने वाले नेता मैं नहीं मानता हूँ इनको। ये केवल एक ट्रांजिशन पीरियड है। डीएमके पॉलिटिक्स को ख़त्म करना है, उसकी जगह नई पॉलिटिक्स लानी है, उसके बीच का एक ये जो है वो एक संक्रमण काल है ये। तो अजय जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है जो इस समय देश की जनता जिस पर नज़र गड़ाए बैठी है, और वो सवाल ये है कि अब पश्चिम बंगाल के बाद नरेंद्र मोदी के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किधर जाएगा? पंजाब की ओर जाएगा या दक्षिण भारत की ओर बढ़ेगा? देखिए, पंजाब की बात की जा रही है, लेकिन पंजाब वैसे बहुत बड़ा राज्य नहीं है। पहली बात तो ये है, न तो राज्य हो ना हो, लेकिन बीजेपी के नहीं। दूसरी बात एक चीज और भी है कि पंजाब को जितना बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए वो सीमावर्ती राज्य है, पाकिस्तान से लगा हुआ सीमावर्ती राज्य भी है। दूसरी बात है कि वो पंजाब का मामला बहुत संवेदनशील है, क्योंकि सिखों की भावना को आहत करके अगर आप सत्ता में आने की कोशिश करेंगे तो ये देश के लिए बहुत घातक होगा। ये समस्या दूसरे राज्यों में नहीं। सिखों को मना के आ सकते हो, हाँ, नाराज करके नहीं आ सकते। सिखों को मना करके, और उनके हिसाब से अगर सरकार में कांग्रेस आज तक भुगत रही है, हाँ, तो बीजेपी अगर उस जरिए से आएगी, क्योंकि क्या है पंजाब की पॉलिटिक्स को आप समझेंगे तो पंजाब में जो है बीजेपी का बेस केवल हिंदुओं में है, वो भी मोटे तौर पर। और वहाँ पर पंजाब का जो डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है गैर सिखों में है। नहीं, उसमें क्या है कि हिंदू ज़्यादातर शहरों में रहते हैं और कई शहर तो हिंदू बहुल हैं, मतलब वहाँ से कम है शहरों के अंदर कुछ, लेकिन गांव में जो 80% 70% में जो आबादी है वो सिखों की है। तो सिखों का विश्वास जीत करके अगर बीजेपी सत्ता में आ सकती है, आती है, तो अलग बात है। लेकिन अगर सिखों को जैसे कि मुसलमानों को साइडलाइन करके आपने सत्ता में आने की कोशिश की, तो ये तो अलग बात है कि वो 30% 70% आपने जो है उसको कंसोलिडेट कर लिया। लेकिन पंजाब में वन इसलिए हो सकता है कि एक तो सिखों की आबादी है लगभग 52-54%, हिंदू आबादी 40 के आसपास की बैठती है, और अगर उसमें मजहबी शामिल कर लिए जाए तो वो 60% से ऊपर हो जाती है। तो पंजाब का डेमोग्राफिक जो संगठन है वो अलग तरह का है, वो दावेदारी करना अलग बात है। लेकिन मोदी रिस्क लेंगे पंजाब की मान सरकार को गिराने की रिस्क लेंगे? मेरे ख्याल से लेना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी चुनाव होने में ज़्यादा समय नहीं है, 1 साल से भी कम समय बचा है। उसके पहले अगर सरकार गिराएंगे तो नुकसान बीजेपी को होगा। हालांकि ये कह सकते हैं कि बीजेपी खोने के लिए वहाँ है क्या, 2-3 सीटें पिछली बार जीते थे ये। और ये जो इनका जो अकाली दल से जो कॉम्बिनेशन था बीजेपी का और अकालियों का, वो एक जिसको कहते हैं आदर्श एक तरह का गठजोड़ था कि उन्होंने एक तरह से अघोषित समझौता था कि भाई आप सिखों के बीच घुसपैठ नहीं करेंगे और हम हिंदुओं के बीच नहीं करेंगे। तो इन्होंने हिंदुओं के बीच बेस बनाया, उन्होंने उनका सिखों बना हुआ। लेकिन प्रकाश सिंह बादल के जाने के बाद जो उनके सुखबीर बादल हैं, वो पार्टी को एक नहीं रख पाए, और अभी तो लगातार उनकी पार्टी पिटी रही है, और अभी भी वो जो है वो कर रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लड़ाई बीजेपी में वहाँ पे होने वाली है, कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी के अंदर।
तो पर अपन ये मान लेकिन सकते हैं बीजेपी ना, के लिए इतना हो सकता है कि थर्ड फोर्स के रूप में उभर सकती है, बस अपन ये मान सकते हैं कि अब पश्चिम बंगाल के बाद नरेंद्र मोदी बीजेपी का अश्वमेध का जो घोड़ा है वो दक्षिण की ओर जाएगा, दक्षिण के राज्यों की मेरे ओर। ख्याल से उनका निशाना तमिलनाडु पहले होगा। उसका कारण है, एक तो क्या है कि लोकसभा की सीटें वहाँ बहुत हैं भाई, ये केवल विधानसभा चुनाव थोड़ी देख रहे हैं। तो तमिलनाडु में तो उनका कोई आधार ही नहीं है, ना वोट बैंक है ना कुछ है, एक सीट शायद जीते हैं वो। अरे तो त्रिपुरा में कौन सा वोट बैंक था उनका भाई? बीजेपी तो दूसरे के कंधे पे सवार होकर जाते हैं, फिर खुद की देखिए जमीन रविंद्र तैयार जी, करते नहीं हैं। देखिए रविंद्र जी, बीजेपी का बेस कहाँ था? मध्य प्रदेश में था, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात में था, राजस्थान। यूपी में भी नहीं था, यूपी में भी बाद में बना है। तो वो तो नए किले सर करते चले जाते हैं। उड़ीसा में क्या था? तो ऐसा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में जो है वो बरसों तक कांग्रेस सरकार रही, बीजेपी कहीं नहीं थी। उन्होंने जब शिवसेना समझा पहली बार सत्ता में आए, तो वो वाली बात जिनके कंधे पे जाते हैं, हाँ, फिर वहां अपनी जमीन तैयार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो कंधे पे चढ़ जाते हैं तो वो कंधे पे चढ़ के कंधे को हटा देते हैं और उसके बाद वो खुद ही सत्ता में रहते हैं। तो बीजेपी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने तमाम सारे मुद्दों पर बात की और हमारे आज का सबसे बड़ा विषय था कि पश्चिम बंगाल के बाद नरेंद्र मोदी के अश्वमेध का जो घोड़ा है वो किस ओर जाएगा। आज कई बातें स्पष्ट और कई इशारों में वकील जी ने बताई हैं। उनका कहना है कि यदि इस घोड़े को आपने पंजाब की ओर भेजा तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ये शायद गलती ना करे, लेकिन हो सकता है कि अगला उनका निशाना दक्षिण भारत के एक बड़े राज्य तमिलनाडु की ओर हो। तमाम सारी खबरों पर हमारी नज़र बनी है। आज वकील जी ने बहुत सारी बातें की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।